वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था लॉस्ट ऑफ गुड्स और उसके साथ हमने इंश्योरेंस क्लेम के कुछ कंडीशंस को भी डिस्कस किया एंड देन वी डिस्कस्ड एक प्रॉब्लम जिसमें आईजीएसटी इंश्योरेंस क्लेम भी लॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूडेड था। अब लॉस ऑफ गुड्स सिर्फ लॉस ड्यू टू फायर ही नहीं हो सकता, दो तीन टाइप के और लॉसेज होते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल्स एंड ड्राइंग्स। तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों चीजें कवर करेंगे, प्लस आगे हम देखेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, फर्दर व्हाट इज मैनेजर्स कमीशन एंड हाउ इट इज ट्रीटेड इन फाइनल अकाउंट्स। क्लियर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लॉस ऑफ गुड्स अगर चैरिटी से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है या ये चीज क्या होती है। जब कंपनी को चैरिटी इंस्टीट्यूशन से उनका टाई अप होता है और उनको कुछ चैरिटी करनी हो तो जरूरी नहीं है ये चैरिटी वो कैश के फॉर्म में करे, वो गुड्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके गुड्स, उनके प्रोडक्ट्स यूजफुल हैं उस इंस्टीट्यूशन के लिए तो वो चैरिटी में अपने गुड्स भी दे सकते हैं। क्लियर। अब क्योंकि गुड्स परचेजेस का एक पार्ट होता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब चैरिटी गुड्स के फॉर्म में हो रही है तो हमें देखना है कि परचेजेस में नेट इफेक्ट क्या होगा। परचेजेस का जो अमाउंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं उसमें उसका नेट इफेक्ट क्या होगा। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चैरिटी के फॉर्म में अगर कंपनी अपने गुड्स को बिजनेस से बाहर दे रही है, क्लियर, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं चैरिटी के फॉर्म में, तो उसका जो परचेजेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, टोटल परचेजेस पे। क्लियर। और क्योंकि चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी या लॉस फॉर द कंपनी, क्योंकि हम लॉस ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसको एज हम लॉस ट्रीट कर लेते हैं, तो हमें पता है सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस पीएल अकाउंट में डेबिट साइड जाते हैं। सो अगर गुड्स लॉस्ट हुए हैं हमारे इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी तो वो भी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम पहले। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन है लॉस ऑफ गुड्स इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी, तो पहला ट्रीटमेंट उसका कहाँ आएगा, उसको हम परचेजेस में से, और दूसरा एक्सपेंस है वो, तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर। अब लॉस जैसे इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी, सपोज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी रुपीज, सपोज 10,000 के गुड्स थे वो आपने चैरिटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है, ये वाला एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है और ये लिखा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी रुपीज 10,000। तो सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग में चला गया, हमें पता है कि हमें परचेजेस देखना है। ठीक है, तो टू परचेजेस तो ट्रेडिंग में ही आते हैं। सपोज परचेजेस का अमाउंट है 30,000। क्लियर। और चैरिटी हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए चैरिटी के फॉर्म में, यानी कि 10,000 के गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर चले गए, चैरिटी के फॉर्म में हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम उसको करेंगे लेस लॉस ऑफ गुड्स, इन ब्रैकेट यू कैन राइट चैरिटी। हमें पता चलना चाहिए कि लॉस ऑफ गुड्स किस फॉर्म में हुआ है, लॉस ड्यू टू फायर है, ड्यू टू चैरिटी है, ड्राइंग्स है, फ्री सैंपल्स हैं। क्लियर। तो चैरिटी के फॉर्म में अब लॉस, क्योंकि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लॉस्ट हो गए इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी, तो ये हमारे टोटल परचेजेस आए 20,000। क्लियर। तो ये तो था ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो एक एडजस्टमेंट कर दिया। दूसरा एडजस्टमेंट जाएगा पीएल अकाउंट में। मैंने बताया क्योंकि ये हमारा लॉस है एक तरीके का। क्लियर। तो हम सिंपली, अब कितने का लॉस है, हमें सिंपली ये अमाउंट दिया है इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी 10,000, तो हम यहाँ से सिंपली ऐसे दिखा देंगे टू लॉस ऑफ गुड्स चैरिटी एंड हाउ मच 10,000। क्लियर। तो चैरिटी के फॉर्म में अगर गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं तो दो जगह उनका एडजस्टमेंट जाएगा, एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, हमें परचेजेस का अमाउंट देखना है तो हमें
परचेजेस से इसका अमाउंट डिडक्ट करेंगे तो नेट परचेजेस कितने आएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। और पीएल अकाउंट में क्योंकि ये एक्सपेंस है या ये लॉस है कंपनी के लिए गुड्स के फॉर्म में, तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड इसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑफ गुड्स इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी 10,000। मींस इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में आप नहीं दिखाएंगे, यहाँ यही दो जगह पे इसका एडजस्टमेंट आप शो करेंगे, क्लियर। अच्छा, अगर दूसरा कंडीशन आ जाता है लॉस ऑफ गुड्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल्स। भाई फ्री सैंपल्स यू ऑलरेडी नो कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, उसका एडवर्टीजमेंट करती है, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या करते हैं जब प्रोडक्ट नया बिल्कुल नया मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, और लोगों को नहीं पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले से, तो क्या करेगी कंपनी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगी उसे प्रमोट करने के लिए इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट अमंग द कंज्यूमर्स, क्लियर। तो क्या होता है कभी कभी फ्री सैंपल्स दे देते हैं, छोटे छोटे फ्री सैंपल्स, स्पेशली आपने देखा होगा कि हेयर ऑयल्स में होता है, ऐसे शैम्पूज में होता है, क्लियर। तो जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली उसमें कंपनी अपने फ्री सैंपल्स निकाल देती है। तो क्या होता है कि लोग जब उसे परचेज करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये नई कंपनी है एंड दिस प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर आवर स्किन, फॉर हेयर, तो क्या करते हैं कि उसकी अवेयरनेस बढ़ती है, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो अब जब फ्री सैंपल्स के फॉर्म में गुड्स फ्री सैंपल्स के फॉर्म में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अगेन गुड्स का लॉस हुआ, क्लियर। गुड्स किसी फॉर्म में कम हो गए, तो जब हमेशा गुड्स की बात आती है स्टूडेंट्स, तो हमें ये देखना है कि वो परचेजेस से रिलेटेड है या सेल्स से रिलेटेड है। मीन्स जितने गुड्स हमने प्रोड्यूस करे या परचेज करे उसको हमने फर्दर सेलिंग के लिए आगे भेज दिए, क्लियर। तो ये टोटल ये जो अमाउंट है गुड्स का जो फ्री सैंपल्स के फॉर्म में कम हो गया, तो ये भी परचेजेस से कम होगा, क्लियर। तो जैसे हम परचेजेस से एडजस्टमेंट लॉस ऑफ गुड्स इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी का दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब चैरिटी की बात आती है, सपोज 20,000 के फ्री सैंपल्स प्रमोशन के तौर पे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्लियर। इनकी वैल्यू थी 20,000, तो सबसे पहले तो ये आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। यहाँ भी टू परचेजेस से ही इसका एडजस्टमेंट होगा। सपोज परचेजेस की अमाउंट है 50,000 और हमने लेस कर दिया कितना, अब हम लेस करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे लॉस्ट हुए हैं, तो लॉस ऑफ गुड्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया फ्री सैंपल्स, क्लियर। कितने का है, 20,000 के, तो ये हमारे आ गए 30,000। तो अब हमारा जो नेट परचेजेस हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे वो दिखाएंगे 30,000। मींस परचेजेस से रिलेटेड और जितने एडजस्टमेंट्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, जैसे टू परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न। सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी ऑल्सो, इन दी फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल्स ऑल्सो, तो ये दोनों चीज भी हम परचेजेस से डिडक्ट करेंगे, तो फाइनल जो नेट अमाउंट परचेजेस की आएगी वो हम यहाँ पे फाइनल कॉलम में शो करेंगे, क्लियर। तो फ्री सैंपल्स का भी when it comes to trading account the adjustment is very similar, it's almost the same, means purchases से हमने वो अमाउंट माइनस कर दिया और नेट परचेजेस दिखा दिया, क्लियर। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जब चैरिटी की बात आ रही है, तो अगेन ये काइंड ऑफ एन लॉस है कंपनी के लिए, क्लियर। तो इसको भी हम सिंपली दिखा देंगे टू लॉस ऑफ गुड्स, अब हम इसमें दिखाएंगे फ्री सैंपल्स, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप लॉस ऑफ गुड्स फ्री सैंपल्स करके भी दिखा सकते हैं, या बेसिकली क्या होता है फ्री सैंपल्स अब इज रिलेटेड वेरी मच डायरेक्टली रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, कंपनी अपनी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट ही कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल्स, तो टू एडवर्टीजमेंट करके भी आप दिखा सकते हो इसमें। अब क्योंकि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम टू एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्री सैंपल्स, ताकि हमें पता चल जाए हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्लियर। और ये कितना है 20,000, तो हम इसे सिर्फ 20,000 के फॉर्म में यहाँ शो कर देंगे। तो जब चैरिटी और फ्री सैंपल्स की बात आती है और गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं इन दोनों फॉर्म में, तो दोनों का ट्रीटमेंट एक सा होगा, मींस
ट्रेडिंग में जाएगा, परचेजेस से लेस होगा, पीएल में डेबिट साइड जाएगा बिकॉज लॉस है। इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में हम आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये दोनों अकाउंट्स में हमने इसको शो कर दिया। क्लियर? अच्छा, एक कंडीशन और देख लेते हैं हम, जैसे कि अब आता है लॉस ऑफ गुड्स ड्राइंग्स के फॉर्म में। अगर प्रोपराइटर ने कुछ कैश की जगह गुड्स को विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्राइंग्स के फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अब गुड्स के फॉर्म में ड्राइंग्स आ गई, तो क्या करना है, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है तो हमेशा परचेजेस से ही वो वैल्यू पहले डिडक्ट होगी। तो अब यहाँ पे जैसे ड्राइंग्स आ गया और गुड्स आ गया, तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग में चला गया। हमें पता है कि परचेजेस ट्रेडिंग में ही लिखते हैं, तो टू परचेजेस कितना है, सपोज 50,000 ही है, और ये हमारे 10,000 के प्रोडक्ट ड्राइंग्स हो गए। ठीक है, जो गुड्स के फॉर्म में उसने विड्रॉ करे, तो लेस लॉस ऑफ गुड्स ब्रैकेट में यू हैव टू राइट ड्राइंग्स हाउ मच, 10,000। तो अब हमारे नेट परचेजेस आ गए 40,000। क्लियर? तो इस तरीके से ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट तो सिमिलर हो गया चैरिटी और फ्री सैंपल्स के ट्रीटमेंट से। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, क्योंकि हम ये दोनों चीजों को पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखा रहे थे, बट बिकॉज ड्राइंग्स इज ऑलवेज मेंशन इन दी बैलेंस शीट, यू ऑलवेज मेंशन ड्राइंग्स इन दी बैलेंस शीट, पीएल में तो हम कभी दिखाते नहीं। तो ऑब्वियसली एक लॉजिक सी बात है कि एक बार परचेजेस से एडजस्टमेंट हो गया, पीएल को हमने स्किप कर दिया, और फाइनली अब हम बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट शो करेंगे। क्लियर? तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है या ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट होता है। क्लियर? ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड होता है, कैपिटल अमाउंट से हम ड्राइंग्स को लेस करते हैं। तो सपोज आपको देखना है कि ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का अमाउंट कितना है। सपोज कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख। क्लियर? आपने कर दिया लेस। अब क्योंकि ड्राइंग्स हैं तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स, अगर जनरल ड्राइंग्स दी होंगी ट्रायल बैलेंस में तो वो भी लेस होगा, एंड ये वाली ड्राइंग्स भी लेस हो जाएंगी। तो लॉस ऑफ गुड्स, और ब्रैकेट में यू हैव टू राइट ड्राइंग्स, कितना है 10,000। सो दिस इज द रिजल्टेंट कैपिटल वैल्यू इज 90,000। क्लियर? तो अगर गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं ड्राइंग्स के फॉर्म में, तो जो ट्रीटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट में वो सेम होगा, चैरिटी और फ्री सैंपल्स के जैसे जो ट्रीटमेंट हो रहा था वैसे ही होगा। बट क्योंकि ड्राइंग्स आर ऑलवेज ट्रीटेड अंडर द हेडिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से इसका ट्रीटमेंट होता है हमेशा, और ये बैलेंस शीट में जाती है लायबिलिटी साइड, इसलिए हम इसका सेकंड एडजस्टमेंट भी बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो जितनी भी ड्राइंग्स की अमाउंट होगी या तो आप उसको ऑलरेडी उसमें प्लस कर दो, सपोज ट्रायल बैलेंस में 50,000 की ड्राइंग्स दी हैं, प्लस यू हैव एडेड 10,000, बट इट इज एडवाइजेबल कि अब वो ड्राइंग्स अलग अलग से शो करो डिडक्ट करके, एंड लॉस ऑफ गुड्स बाय ड्राइंग्स को अलग से यू कैन शो। क्लियर? तो कैपिटल से इसका एडजस्टमेंट हो गया एंड फाइनल वैल्यू हमारी निकल के आ गई 90,000। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट लॉस ऑफ गुड्स, अगर तो चैरिटी के फॉर्म में है, फ्री सैंपल्स हैं एंड ड्राइंग्स हैं। अगर तो फायर वाला क्वेश्चन आ रहा है कि गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसमें आपको देखना है कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एंड प्लस फर्दर उसमें कोई आईजीएसटी का कोई एडिशनल ट्रीटमेंट तो नहीं है। सो आई होप सो दिस इज क्लियर। Let's move on to deferred revenue expenditure. Next is deferred revenue expenditure. So what is deferred revenue expenditure? Now there are two types of expenditures. एक तो होता है capital expenditure, एक होता है revenue expenditure. So revenue expenditures are those expenditures जो कंपनी incur करती है but उसका benefit उसको उस current accounting year में ही मिल जाता है। Means ऐसे expenditures का benefit आगे अकाउंटिंग ईयर्स में और एक्सटेंड नहीं होता। मींस बेनिफिट ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस करंट अकाउंटिंग ईयर में वो एक्सपेंडिचर किया या एक्सपेंस इनकर किया तो उसका बेनिफिट 2 साल
तक मिल रहा है, 3 साल तक मिल रहा है, 5 साल तक मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्लियर? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर जस्ट द ऑपोजिट। ऐसे हेवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बिजनेस इनकर नहीं करती, बट हेवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो इनका जो बेनिफिट होता है इट एक्सटेंड्स ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स इन द फ्यूचर। क्लियर? तो कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका बेनिफिट आगे काफी सालों तक एक्सटेंड होता रहता है, मीन्स इट इज नॉट सब्जेक्ट एंड लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर करेंट अकाउंटिंग ईयर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि है तो रेवेन्यू नेचर का। क्लियर? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स पे होते हैं, हम जो एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं, बट क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो ये है तो रेवेन्यू नेचर का, बट क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट पे जो कंपनी एक्सपेंस इनकर करती है उसका बेनिफिट उसको अगले 3 साल तक, 5 साल तक, 8-10 साल तक मिलता रहता है। द बेनिफिट इज एक्सटेंडेड ओवर द पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन दी फ्यूचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस सपोज अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किए 2 लाख के, सपोज द एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट इनकर्ड बाय द कंपनी इज रुपीज 2 लाख, और इसका बेनिफिट is extended for a period of suppose 5 years। अब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस पे आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा 2 लाख का, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2 लाख का है तो उसका जो बेनिफिट होगा वो इसी करंट अकाउंटिंग ईयर में मिलके खत्म हो जाएगा। ऐसे बेनिफिट्स एग्जॉस्ट नहीं होते करंट अकाउंटिंग पीरियड में। अब इसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलता रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। क्लियर? दिस विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसका जो बेनिफिट है वो आपको 5 इयर्स तक मिल रहा है, या 3 इयर्स तक मिल रहा है, 10 इयर्स तक मिल रहा है। क्लियर? तो अब ऐसे एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अब क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम पूरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। अब क्योंकि ये 2 लाख जो 5 साल तक 2 लाख का एक्सपेंस है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा, तो हम यूजली इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम अकाउंटिंग ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि इस अकाउंटिंग ईयर में हम कितना एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में डालेंगे। तो क्या होता है कि अब जैसे हम इस करंट ईयर का पीएल अकाउंट बना रहे हैं, एंड देन वी विल शो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लाख का है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में जो पीएल में आपका डेबिट साइड जो एक्सपेंस जाएगा, अब क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंस है, क्लियर, एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे तो टू एडवर्टीजमेंट। अब कितना शो करेंगे, इंस्टेड ऑफ 2 lakhs वी विल शो 40,000, क्योंकि हमने ऐसे अब 5 ईयर्स से डिवाइड कर दिया, तो हर एक साल में 40,000 हम शो करते रहेंगे 5 साल तक। तो कुछ पार्ट ही ऐसे एक्सपेंडिचर्स का पीएल अकाउंट में जाता है, पूरा पूरा ये एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस पीएल अकाउंट में नहीं जाता, तो हमने इसका कुछ पार्ट ही करंट अकाउंटिंग ईयर में मेंशन कर दिया। क्लियर? और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं अनरिटन ऑफ, पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्लियर? अब अनरिटन ऑफ पार्ट कितना होगा, 2 लाख का तो हमारा खर्चा था ही, माइनस 40,000, सो दिस इज 1,60,000। क्लियर? ये अनरिटन ऑफ पार्ट है, मींस इतना पार्ट बचा है। 2 लाख में से हमने 40,000 का कुछ पार्ट एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट निकल के आया 40,000, वो हमने इस करंट अकाउंटिंग ईयर में पीएल अकाउंट में शो कर दिया, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं अनरिटन ऑफ पार्ट। तो अब ये अनरिटन ऑफ पार्ट जो इसका सेकेंड ट्रीटमेंट है वो जाता है बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। क्लियर? तो इसमें हम लिखेंगे
अनरिटन ऑफ या एडवर्टीजमेंट नॉट रिटन कितना होगा? यू विल शो 1,60,000। क्लियर? तो ऐसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में अनरिटन ऑफ पार्ट को शो करेंगे क्योंकि ये हमारा एसेट है। एसेट इन द सेंस कि हमने ये पूरा पूरा 2 लाख यहाँ पे नहीं शो करा, मतलब हमारा एक्सपेंस में से हमने पूरा पूरा एक्सपेंस नहीं शो करा, कुछ पार्ट उसका बच गया। तो अब जो पार्ट भी बचा वो इस करंट अकाउंटिंग ईयर में एसेट है और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब हम अगेन 40,000 को पीएल अकाउंट में शो करेंगे तो अब हम वो 40,000 इससे डिडक्ट करेंगे। इनिशियली हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था इस करंट ईयर में उससे डिडक्ट किया था। क्लियर? तो ये आ गया 160। अब जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की बात होगी तो अगेन हम 40,000 पीएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और जो अनरिटन ऑफ पार्ट है अब वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, वो आएगा 1,60,000 माइनस 40। तो ऐसे करते करते ये अमाउंट भी पूरी एग्जॉस्ट ऑफ हो जाएगी, रिटर्न ऑफ हो जाएगी, हम इसको कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देंगे। इसलिए जब तक ये पूरी जीरो नहीं हो जाती तब तक हम इसे अनरिटन ऑफ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल शो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये होती तो रेवेन्यू नेचर की है लेकिन कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उन एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया होगा और ये दिया होगा कितने साल तक उनका बेनिफिट आगे आप उठा सकते हो। क्लियर? तो उससे हम डिवाइड करेंगे और हमें पर्टिकुलर ईयर में जो भी करंट अकाउंटिंग ईयर में हमें जो एक्सपेंस दिखाना होगा पीएल अकाउंट में वो पार्ट निकल आएगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को पूरा पूरा हम करंट अकाउंटिंग ईयर में पीएल अकाउंट डेबिट साइड नहीं दिखाते, उसका कुछ पार्ट ही शो करते हैं। ओके, तो सर्टेन पार्ट हमने शो कर दिया और बाकी का अनरिटन ऑफ पार्ट हम ओरिजिनल एक्सपेंस से माइनस करके जितना भी बचता है वो बैलेंस शीट में हम उसको एसेट साइड शो करते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी में भी पूछ लेते हैं और ये एडजस्टमेंट में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर? एक एडजस्टमेंट और देख लेते हैं हम, दैट इज मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, अब क्या होता है, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनको सैलरी के अलावा कभी कभी कंपनी कमीशंस ऑफर करती है। ओके, तो वो सैलरी तो लेते हैं लेकिन उसके अलावा भी वो कमीशन के भी हकदार होते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट सर्टेन कमीशन ऑन दी नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो बेसिकली ऐसे कमीशन कंपनी क्यों देती है? ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया ताकि वो उनको और मोटिवेट करे कि वो और कंपनी के बिजनेस अफेयर्स में, कंपनी के अफेयर्स में और अच्छे से पार्टिसिपेट करें या और इंटरेस्टफुली काम करें। क्लियर? तो ये एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो गया, एक मोटिवेशन हो गया कि सैलरी के अलावा उनने उनको एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया। So there are certain points that you should keep in mind when it comes to managers commission. पहली बात तो ये कि it is always calculated on net profit, always calculated on net profit। अगर क्वेश्चन में आखिरी में नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो ही इस पे मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेट लॉस हुआ तो आप मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में दिया भी है तो भी नहीं करेंगे। मींस इन द एडजस्टमेंट दे आर गिविंग यू, लेकिन आपका आखिरी में नेट लॉस निकल के आया, सो यू विल जस्ट इग्नोर दिस एडजस्टमेंट क्योंकि ये कैलकुलेशन होती ही नहीं। अगर प्रॉफिट आया तो ही आप मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ 2 तरीके से कैलकुलेट होती है। एक तो क्वेश्चन में दिया होगा ऑन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरे में दिया होगा ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, तो ये बिफोर और आफ्टर बहुत जरूरी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट में वो क्या पूछ रहे हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सपोज आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया यहाँ से
5 लाख। जैसे इंटरेस्ट का रेट्स दिया होता है एट द रेट ऑफ 15%, 12%, वैसे ही इनका रेट दिया होगा, तो आपको मैनेजर्स कमीशन चार्ज करना है एट द रेट सपोज 10%। क्लियर? और नेट प्रॉफिट आपका निकल के आया 5 लाख, रेट आपको क्वेश्चन में दिया है 10%, और सपोज हम पहली वाली कंडीशन डिस्कस करते हैं ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात हो रही है, तो सिंपली हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है, अब आपको पता है कि हमें मैनेजर कमीशन दिखानी है। तो मैनेजर कमीशन, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट आखिरी में ही कैलकुलेट हो रहा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मींस वो एंटाइटल तो था इस साल के कमीशन के लिए, लेकिन हम उसे दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट आखिरी में निकल के आया और वहीं उसकी कमीशन हमने कैलकुलेट की। तो उस करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए मैनेजर की जो कमीशन होगी वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर? इसलिए हम मैनेजर कमीशन को हमेशा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन करके ट्रीट करते हैं। ये काइंड ऑफ एन एक्सपेंस है कंपनी के लिए, एक्स्ट्रा कमीशन कंपनी को देना है नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। लेकिन अब आप इसे टू मैनेजर कमीशन करके शो नहीं करोगे, आप करोगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। और आउटस्टैंडिंग क्यों करोगे ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देना तो हमें इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में था, बट क्योंकि प्रॉफिट्स ही आखिरी में निकल के आए, वो साल खत्म हो गया, तो हम उसको साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग करके दिखा देते हैं। अब जितना भी इसका कमीशन इस साल का आया वो उसको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। क्लियर? दैट इज वाई इसको हम आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं। अगर अदरवाइज ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती कि आखिरी में निकलना होता है, तो हम इसको टू मैनेजर कमीशन ही लिखते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी, एक तो नेट प्रॉफिट पे निकलता है, उसके बाद आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी है कि बिफोर पूछा है, आफ्टर पूछा है, और तीसरी ये कि ये हमेशा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन होती है। इसलिए क्योंकि अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसे हम शो करेंगे टू मतलब कि आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन करके जितना भी आपका आता है। क्लियर? अब ये वाली कंडीशन को देख लेते हैं जरा। सपोज 5 लाख हमारा प्रॉफिट आया। अब क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दैट मीन्स बिफोर अगर आ गया, दैट मीन्स कि हमें सिंपली 10% ऑफ 5 लैक्स दिखा देना है, तो आपका ये आएगा 50,000। ठीक है, तो 50,000 हमारी ये आ गई आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन। क्लियर? तो बिफोर में तो सिंपली हमें रेट दिया है 10% और प्रॉफिट हमने निकाल लिया, उसका हमें 5% शो करना है। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो आफ्टर, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। क्लियर? तो अब आफ्टर में क्या है? 5 लाख आपका प्रॉफिट आया, इनटू अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 10 अपॉन, अब जो भी रेट है वो 100 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, मीन्स 100 प्लस 10। तो अब ये 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। अगर ये 2% होता और अगर आफ्टर वाला केस होता तो 2 अपॉन 102 हो जाता, 5 होता तो 5 अपॉन 105 हो जाता, मीन्स जितना भी रेट दिया है वो 100 में ऐड हो जाएगा अगर तो आफ्टर की बात चल रही होगी। क्लियर? तो इसको हम निकाल लेते हैं। 5 लैक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ गया आपका 45455, यानी कि 45,455। क्लियर? तो आ गया 45,455, और इसको भी हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो बिफोर वाली कंडीशन है तो बहुत आसान है, लेकिन आफ्टर वाली है तो भी आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है वो आप 100 में प्लस कर देना है, दैट मीन्स उतना वो प्लस होके उसका आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट का, तो कमीशन विल बी योर आंसर। और बैलेंस शीट में से आप कैसे शो करोगे?
बैलेंस शीट में क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा लायबिलिटी होती हैं तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया? अगर ये वाला केस है हमारा बिफोर वाला तो 50,000 हो गया, आफ्टर वाला है तो 45,455, जो भी केस कंडीशन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर नेट लॉस आता है तो ये सारी कैलकुलेशन होगी नहीं, एडजस्टमेंट में दी है तो भी नहीं होगी। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट है और ये सारी चीजें आपको दी हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको आप ट्रीट करोगे। मींस एक बार तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये सारी एडजस्टमेंट जो हमने कैलकुलेशन की और हमने ये कैलकुलेशन दिखाया, तो दिस विल बी टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना 45,455। तो ये तो आ गया पीएल के डेबिट साइड में क्योंकि ये एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है और प्रॉफिट के बाद इसे हम आखिरी में शो करेंगे। और एक आ गया बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर? अच्छा, इसे जल्दी से देख लेते हैं कि पीएल में कैसे शो करेंगे इसे हम, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। अगर तो हमारी ये जैसे सपोज यही क्वेश्चन को लेके और हमारा मैनेजर कमीशन आ गया 45,455, अब हमने वो बनाया पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट यहाँ हमने बनाया। क्लियर? ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। सारे आइटम्स हमने लिख लिए, ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया। आखिरी में सपोज यहाँ पे कुछ बैलेंस आ गया हमारा, सपोज 10 लाख आ गया, तो हमने ये बैलेंस कर दिया क्योंकि ये क्रेडिट साइड बड़ी थी। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट सपोज यही निकल के आ गया। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे निकलेगा। क्लियर? अब 5 लाख क्योंकि नेट प्रॉफिट आया तो यही दिखाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस में अगर मैनेजर्स की सैलरी नहीं पूछते हैं तो हम इसे क्या कर लेते हैं, यही क्लोज करके और टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैनेजर कमीशन की बात है और इस पे हमें आगे फर्दर कमीशन निकालना है, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना, अब ये नेट प्रॉफिट ना बन के बन गया हमारा बैलेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने कैरेट डाउन किया है तो ब्रॉड डाउन भी करना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 lakhs, इतना कर लिया। अब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। अब इस पे हमें मैनेजर कमीशन दिखानी है और कंडीशन ध्यान रखनी है, बिफोर है आफ्टर की है। हमारे केस में आफ्टर की थी तो 45,455 निकला था। तो अब हम क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ऐसे ही बताया था मैंने। क्लियर? कितना था, 5 lakhs और 10%, आफ्टर थी तो 1110 हो गया। अब ये कैलकुलेट किया हमने तो ये आ गया 45,455। क्लियर? यहाँ तो हमने दिखाई दी बैलेंस शीट में, आखिरी में हम दिखा देंगे। अब इसमें बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि 5 lakhs बड़ा है तो अब हम इसे दोनों तरफ करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। मैं आपको बता रही हूँ आखिरी में नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। और अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनली ये अमाउंट हमें 5 लाख से माइनस करनी पड़ेगी, -45,455। सो हमारा जो आंसर है दैट विल बी टू नेट प्रॉफिट दैट इज 4,54,545। तो ये 4,54,545 इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लोज हो गया। तो अब हमें नेट प्रॉफिट ऐसे दिखाना है। आई होप सो स्टूडेंट्स दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन का और ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है। अगर आ जाता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट वोंट बी वेरी हार्ड फॉर यू।
ये आपको चीजें समझ आने लगेंगी तो ये कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाएगा। मीन्स हमें यहाँ जो हम इनिशियली नेट प्रॉफिट शो करते थे, अब हम उसको बैलेंस शो करेंगे, फिर उसको ब्रॉट डाउन करेंगे और इस पे हमें देखना है कि मैनेजर कमीशन पे क्या क्या कंडीशंस हमें दे रखी हैं। तो एक बार पीएल अकाउंट में 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन आ गया, हमने आफ्टर वाली कंडीशन दे रखी थी तो ये कैलकुलेट कर लिया एंड फाइनली 5 लाख से हमने इसे माइनस कर दिया। सो नाउ दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी बैलेंस शीट एंड विल बी ट्रीटेड अंडर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और अगर मैनेजर कमी नेट लॉस आता है तो कोई बात ही नहीं, ये आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा, यही खत्म हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट है, कोई कमीशन की एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी टू नेट प्रॉफिट 5 lakhs। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।